आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसे क्यों पढ़ना आवश्यक है, यह हम जानेंगे। वर्ण को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वर्ण क्या है ना। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले पाठ में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। बच्चों, अब आप तो ये तो जान ही गए होंगे कि भाषा के मौखिक और लिखित 2 रूप होते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए हमें वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। आइए तो ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं, है ना। जब हम शब्द बोलते हैं तो हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं, कई ध्वनियाँ होती हैं, उन ध्वनियों को हम जोड़कर ही शब्द बनाते हैं। जैसे नीचे दिए गए शब्दों और उनकी ध्वनियों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह पिक्चर बने हुए हैं। पहला है जग, जाल और रानी। तो जग की ध्वनि क्या होती है, ज अ ग अ, जग। जाल की ध्वनि ज आ ल अ, जाल। रानी की ध्वनि र आ न ई, रानी। इस तरह हमने देखा ये छोटी छोटी ध्वनि है ना, इनको जोड़कर शब्द बना दिए। अब इन ध्वनियों की और खंड नहीं कर सकते। ठीक है, उपरोक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण आपको समझ में आ गया कि वर्ण क्या है। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसकी और खंड ना किए जा सके वह वर्ण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। जो हम A to Z पढ़ते हैं ना, A से Z तक, वह इंग्लिश की वर्णमाला है। और हमारी हिंदी की वर्णमाला क्या है, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अम आह और का से लेके पूरा ज्ञा तक के जो व्यंजन स्वर और व्यंजन अक्षर हैं, यह क्या है, वर्णमाला है। लेकिन इन्हें वर्णमाला क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें क्रमबद्ध समूह में रखा गया है। ठीक है, किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला ये है जो हमने भी पढ़ी है ना। तो वर्णमाला का मतलब मैंने बताया क्रमबद्ध समूह। जैसे हम माला बनाते हैं तो उसमें एक एक मोती पिरोते हैं और माला को पूरा पूर्ण करते हैं, पूरी बनाते हैं। इसी तरीके से इन अक्षरों को हम एक एक करके सही जगह पर किसके बाद कौन सा अक्षर रखना है क्रमबद्ध रखते हैं और उसका समूह बनाते हैं, तो यह वर्णमाला बनती है। अब व्यंजन अक्षर पढ़ेंगे। क ख ग घ इंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स स ह। ये व्यंजन अक्षर हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। ठीक है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्वर किन्हें कहते हैं ये हम पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब स्वरों को की जो ध्वनि होती है उसमें हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बिना उसकी सहायता के बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। इसके बाद अम और आह नहीं लिखा गया है। ये मैं भी आगे बताऊंगी कि ये यहाँ पर क्यों नहीं है। ठीक है, तो स्वर आपको समझ में आया क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है ना। हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं जो निम्नलिखित हैं। क ख ग घ इंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स स ह। तो ये पूरे कितने हो गए, 35 हो गए, 35। ठीक है, ढ और ढ शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आता। ये जो
ढ और ढा दिए हैं, ये किसी शब्द के पहले नहीं रहता, इनसे शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, अब आती है बात अम और आह की। ये मैंने बताया था ना ऊपर नहीं है, तो ये नीचे क्यों आए। अम और आह वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है और यह दो होते हैं। ठीक है, ये क्या है, अयोगवाह है। इसके नीचे लिखे हैं संयुक्ताक्षर, छत्र, ज्ञा और श्रा संयुक्त वर्ण है। ये संयुक्त वर्ण माने जाते हैं। ये इस प्रकार बनते हैं। शाशक्ति का कैसे बनता है, क धन श, श बना, ता धन रा, त्रा बना, जा धन ज्ञ बराबर ज्ञा बना। इसी प्रकार श्रा भी संयुक्त वर्ण है, श और रा बराबर स्रा बना। अब हम पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा क्या है, अभी हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे ना, तो जो स्वर होते हैं उन्हीं का रूप जो है वह मात्रा है। ठीक है ना, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। अब स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन भी पढ़े हमने, का खा गा घा इंगा जो पढ़े थे वह क्या है, व्यंजन है। आपने एलकेजी यूकेजी में स्वर और व्यंजन पढ़े हैं और उनकी मात्राएं भी पढ़ी हैं, आप ये अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, मात्राओं को लगाने में गलती करते हैं। जब हम शब्द लिखते हैं कि कौन सी मात्रा हमें आगे लगाना है, कौन सी पीछे लगाना है और कौन सी ऊपर या नीचे लगाना है, ये मात्राओं को हम भूल जाते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं जो व्यंजन के बाद लगती हैं, व्यंजन मतलब समझ रहे, अक्षर जो दिया है उसके बाद लगने वाली मात्राएं कौन सी हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और औ। ये चार मात्राएं हैं। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और औ। ये मात्राएं कहाँ लगती हैं, व्यंजन के बाद लगती हैं ना, पीछे लगती हैं। जैसे लिखा मैंने माला, माँ में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, तो बड़े आ की मात्रा कहाँ लगी, अक्षर के बाद लगी। फिर लिखा है बीन, बा में बड़ी की मात्रा बी और ना बीन, तो बड़ी की मात्रा कहाँ लगी, इसमें अक्षर के बाद लगी है। फिर लिखा है शोर, शोर में सा में ओ की मात्रा कहाँ है, अक्षर के बाद लगी है। फौज, फौज में भी फा में औ की मात्रा कहाँ लगी है, अक्षर के बाद लगी है। ठीक है, तो ये हमने समझा अक्षर के या व्यंजन अक्षर के पीछे लगने वाली मात्राएं कौन सी हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और औ। ठीक, ध्यान रखना। सेकंड पढ़ते हैं, व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा, बस एक ही मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। व्यंजन के आगे केवल एक मात्रा लगती है, छोटी ई। तो छोटी की मात्रा जैसे सिर, सिल, किताब, हिरण, तो ये कहाँ लगी, अक्षर के आगे लगी। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं। व्यंजन के ऊपर कौन सी मात्रा लगती है, ए और आई की मात्रा। ओ और औ की नहीं, ओ और औ तो पीछे लगने वाली मात्राएं हैं, ए और आई की मात्रा हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, ए और आई व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जैसे लिखा हमने बेर, बा में ए की मात्रा और रा बेर। थैला, था में आई की मात्रा, ला में आ की मात्रा। अब व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं देखेंगे, ओ ऋषि, ये तीन मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। कैसे, जैसे हमने लिखा पुल, पा में छोटे ऊ की मात्रा पु, उल्ला पुल। और फूल लिखना है तो फा में बड़े ऊ की मात्रा फू और ला फूल। फिर हमें लिखना है मृग, तो माँ में ऋषि की मात्रा कहाँ लगी, माँ के पैर पे लगी ना, मृग, ये नीचे लगी तीनों मात्राएं। तो आपको समझ में आया कौन सी मात्राएं कहाँ लगी। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को संयुक्त करना, है ना, वर्ण को संयुक्त यानी जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन वर्ण खड़ी पाई वाले होते हैं। पाई मतलब जैसे आ की डंडी होती है ना, इस तरीके से खड़ी पाई वाले होते हैं। कुछ बिना पाई वाले होते हैं और कुछ अलग प्रकार की आकृति के होते हैं। ये व्यंजन वर्ण कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ में खड़ी पाई होती है यानी सीधी डंडी होती है, कुछ में नहीं होती है और कुछ में अलग आकृति होती है। जैसे हम देखते हैं नीचे खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण, खा, ग, घ, च, ज, झ, इया, अणा, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, रा नहीं है इसमें, सॉरी, ल, व, श, स, सा। तो ये आ की डंडी जैसे बाजू में डंडी बनी हुई है ना, आ की मात्रा नहीं लगी लेकिन वो पाई बोलते हैं एक डंडी जो अक्षर के साथ लगी होती है। अब बिना पाई वाले व्यंजन देखेंगे, जैसे क, इंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, फ, ह,
र, इनके बाजू से कोई डंडी नहीं बनी हुई है, तो ये क्या हुए, बिना पाई वाली व्यंजन हुए। अब संयुक्त व्यंजन देखते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। जब दो व्यंजनों के बीच स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है, वह क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्वर मतलब मात्राएं नहीं होती, दो व्यंजनों के बीच में जब कोई मात्रा नहीं हो और उन्हें मिलाकर लिखें तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब संयुक्त व्यंजन बनाने की विधियाँ। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई, ये बताया ना एक डंडी है खड़ी पाई होती है, उनकी पाई हटाकर उन्हें व्यंजन से जोड़ दिया जाता है।